हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इलियम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिकैप सीरीज 20th सेशन है। आज अपना सेकंड चैप्टर 11th एनसीईआरटी का ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले दो वीडियोस में हमने पहले इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, उसके बाद में हमने मोनेरा किंगडम का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग इसके पार्ट 3 में हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा यानी कि इसका दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया स्टडी करेंगे। एक बार मैं समराइज़ कर दूं आपको इन सब के बारे में, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड रहती है आपस में सारी। देखिए हुआ क्या था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया उसके बाद में एक 3 डोमेन सिस्टम बना था। उस 3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया गया था। जो किंगडम मोनेरा था उस मोनेरा किंगडम में 2 डोमेन बनाया गया। पहला डोमेन था आर्कीबैक्टीरिया, फर्स्ट डोमेन वॉज आर्कीबैक्टीरिया। सेकंड डोमेन था यू बैक्टीरिया और फिर आया तीसरा डोमेन। तो तीसरे डोमेन में जितने भी यू कैरियोट्स है वो सारे उस तीसरे डोमेन में आते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में जिसमें हमने आर्कीबैक्टीरिया डिस्कस किया था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि तीसरे डोमेन में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आंसर आता है अपना यू कैरियोट्स। तो आज हम लोग सेकेंड डोमेन यानी यू बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। बिकॉज हम लोग एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग यू बैक्टीरिया स्टडी नहीं कर रहे, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर्स में से ज़रूर मैंने यहाँ पे शामिल की है ताकि चीज़ें साथ में आप लोगों के लिए कवर हो जाए। बिकॉज हम लोग किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं तो मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में जो जितना भी सेलुलर स्ट्रक्चर है वो आपको साइटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। तो वो जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिटेल्ड स्टडी है वही हमारा बैक्टीरिया की स्टडी है। हम लोग यहाँ पर केवल उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें ही स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेकंड डोमेन यू बैक्टीरिया। अब यू जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, यू का मतलब होता है ट्रू। तो जो ट्रू बैक्टीरिया है वो सारे इसी ग्रुप इसी डोमेन में जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर दें तो आप सबको पता है कि बैक्टीरिया सबसे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद में सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर में शो कर रखी है ये सेल वॉल है, एक रिजिड सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल बैक्टीरिया में बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन नाम के एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड से। ठीक है, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें हमने ये चीज़ स्टडी की थी। पेप्टाइडो मतलब कि पेप्टाइड्स यानी कि बने हैं अमीनो एसिड से, और ग्लाइकान पॉलीसैकेराइड्स यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड से मिलकर इसका एक रिजिड सेल वॉल बनाया जाता है। इस पिक्चर में आप देखो कि इस प्रोकैरियोटिक सेल पे, इस बैक्टीरिया पे जो सेल सरफेस अपेंडेजेस है यानी ये जो शो कर रखे इतने सारे, ये सारे हैं सीलिया, और सीलिया से भी लंबे होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला बेसिकली बैक्टीरिया के मूवमेंट यानी मोटिलिटी इसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो मोबाइल बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल यू बैक्टीरिया में एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की, और उसके अलावा मोटाइल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। अब हम जो यू बैक्टीरिया है उस यू बैक्टीरिया को 3 अलग अलग हेडिंग्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, यानी वो बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है यानी खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं और वो भी फोटोसिंथेसिस करके, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। जो सेकंड ग्रुप आएगा वो आएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं रादर कीमोसिंथेसिस करते हैं। अब कीमोसिंथेसिस क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में यहाँ पर डिटेल में लूँगा। और तीसरे ग्रुप में हम पढ़ेंगे सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया किसी एक सिंगल बैक्टीरिया का नाम नहीं है, साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब कन्फ्यूजन आता है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों एक ही हैं। ऐसा इसलिए हुआ, देखो इनिशियली हम इनको कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करता था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे तो इनको एल्गी बोल दिया गया। बिकॉज एल्गी जो ये जो वर्ड है ये पहले एल्गी का मतलब होता था सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स,
सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को एल्गी बोला जाता था। बाद में जब हमने इनके सेलुलर स्ट्रक्चर्स स्टडी किए तब उस एल्गी को, बिकॉज ये एल्गी प्रोकैरियोटिक था इसलिए इसको मोनेरा किंगडम में डाल दिया गया और अब इसका नाम चेंज करके साइनोबैक्टीरिया कर दिया गया, बिकॉज ये बैक्टीरिया है। तो पुराना नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी BGA और अब बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू, तो इससे आप इसको समझ सकते हो। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल A प्रेजेंट रहता है, जो कि सेम ग्रीन प्लांट्स, ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें मेजर पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल A। सेम साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक है तो ये यूनिसेलुलर ही है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स सिंगल सेल्ड होते हैं। ये फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, मराइन वाटर में भी मिलेंगे और इवन टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है ये, ठीक है। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ट्रू सेंस में अगर टेक्निकली आपसे पूछा जाए कि एल्गी क्या है टेक्निकली, तो आप बोलोगे कि एल्गी प्लांट किंगडम के अंदर आता है। यानी जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं माइक्रोस्कोपिक, वो सारे के सारे एल्गी, यानी जो आप जिसको बेसिकली बोलते हो थैलोफाइटा ग्रुप, वो एल्गी है, ट्रू एल्गी, वो ट्रू एल्गी है सारे के सारे। बाकी अदरवाइज जितने भी माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एल्गी ही बोला जाता है, बट ये प्रॉपर टर्म नहीं है, इसलिए इनके नाम प्रॉपर तरीके से हमने चेंज कर दिए अभी। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया साइनोबैक्टीरिया, वैसे ही प्रोटिस्टा किंगडम में भी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है उसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, क्राइजोफाइट्स, ये सब अलग अलग है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये जो एल्गी रहती है, ये कुछ एल्गी ऐसी है जो कॉलोनीज बना के रहती है। अब आप इस पिक्चर में देखो कि किस तरह से सिंगल एल्गी के सेल्स ये आपको दिख रहे हैं, ये एक एक सिंगल सेल है यहाँ पर, और ये कॉलोनीज बना कर रहते हैं। और इस कॉलोनी के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो एक शीट प्रेजेंट है। ये शीट बेसिकली जिलेटिन की बनी होती है ये। तो ये बन गया आपका कॉलोनियल एल्गी, मतलब ऐसी एल्गी जो कॉलोनीज बना के रहती है। जबकि कुछ साइनोबैक्टीरिया आपको फिलामेंटस दिखेंगे। फिलामेंटस मतलब कि ये एल्गी फिलामेंट की फॉर्म में रहेंगे। ये देखो आप, ये एक एक सिंगल सेल और ये इस तरह से एक पूरा कंप्लीट फिलामेंट बना हुआ है। इस फिलामेंट के ऊपर भी एक शीट प्रेजेंट है जो म्यूसिलेज की बनी है। यहाँ पे आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो फिलामेंटस एल्गी है इसके चारों तरफ जो शीट प्रेजेंट है वो म्यूसिलेजिनस है, यानी म्यूसिलेज की बनी है, और जो कॉलोनियल वाली है वो है आपकी जिलेटिनस शीट। तो कॉलोनीज के चारों तरफ जिलेटिनस शीट है जिलेटिन की, और फिलामेंट के चारों तरफ म्यूसिलेज की। और ये जो पिक्चर है ये NCERT का डायग्राम है, और ये डायग्राम है नॉस्टॉक नाम की एक ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया का। तो आपको ध्यान रखना है नॉस्टॉक एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। इस नॉस्टॉक में आपको एक और स्पेशल चीज़ दिख रही होगी जिसको कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड सेल है हेटेरोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपने पढ़ा होगा कि साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और कन्वर्ट करता है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। तो ये काम बेसिकली नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नाम की एक स्पेशलाइज्ड सेल है उससे होता है। और ये नीट का और इनफैक्ट हर एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है जिनको कहा जाता है हेटेरोसिस्ट, जैसा कि नॉस्टॉक और एनाबिना। अब ये नॉस्टॉक एनाबिना ये दोनों साइनोबैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपने इस तरह के कुछ बहुत सारे, कई बार आपने, अभी तो ऐसी हालत हो गई कि आप जिस किसी वाटर बॉडी को देखोगे आपको कुछ ये इसी तरह का दिखेगा, इतना सारा एल्गल ग्रोथ उसमें देखने को मिलता है। तो ये जो इसको कहा जाता है एल्गल ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। तो ऐसा लगता है जैसे एल्गी एक साथ बहुत ज़्यादा खिल गई हो। तो जब वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा जैसे कि समझो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, अब बेसिकली आप समझ लो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट रहता है वो आसपास की वाटर बॉडी में डाल देते हैं। उस वेस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट ये सब प्रेजेंट रहता है। अब ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट बेसिकली एल्गल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है सारा का सारा,
अब ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जब इस वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट है तो ये एल्गी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। एल्गी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो होने लगती है। तो धीरे धीरे जब एल्गी की ग्रोथ होती है तो उसको कहा जाता है एल्गल ब्लूम, जिस वजह से वाटर बॉडीज ऐसी अपीयर होने लगती है। बट इट इज़ हजार्डस, ये खतरनाक है। ये खतरनाक किसके लिए? ये खतरनाक है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये जितने भी अंदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, जिससे उनकी बाद में डेथ होने लगती है। तो यही जो है एल्गल ब्लूम कहलाता है। इसके बारे में और हम लोग इकोलॉजी वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलिए फिर अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की, यानी वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं बट सनलाइट की हेल्प से नहीं। ये क्या करते हैं कि ये कुछ रेडॉक्स रिएक्शंस करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में। प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आपने एक नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी। वही नाइट्रोजन साइकिल मैं हल्की सी यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि आपको इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स भी याद हो जाए। देखो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में तो एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं इसके, बट प्लांट फिजियोलॉजी में ज़रूर है, तो मैं वो वाले ही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या करते हैं, जो अमोनिया होता है उस अमोनिया का ही ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा नाइट्राइट, ठीक है। और ये करने वाले जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये एग्जाम्पल्स ध्यान रख रहे हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। बाद में कुछ दूसरे बैक्टीरिया अगेन इस नाइट्राइट को एक बार और ऑक्सीडाइज करते हैं और बनाते हैं नाइट्रेट्स, समझ रहे हो। तो पहले अमोनिया से बनेगा नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनेगा नाइट्रेट, दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन दोनों को करवाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो अलग है। पहला वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के थ्रू, और सेकंड वाला ऑक्सीडेशन जिसमें नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में वो हो रहा है नाइट्रोबैक्टर के थ्रू। इस पूरी रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। द एंटायर रिएक्शन जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट, इसको कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। और ये आप लोग नाइट्रोजन साइकिल में स्टडी आपको करवाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। तो ये बेसिक रिएक्शन है। देखो अमोनिया NH3, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा नाइट्राइट, और बाद में अगेन इस नाइट्राइट का एक बार फिर से ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रोबैक्टर के थ्रू और अल्टीमेटली बनेगा नाइट्रेट। ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, और ये होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की थ्रू। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल में यही चलता रहता है। तो नाइट्रोजन, उसके अलावा फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये जितने एलिमेंट्स हैं इन सब की रिसाइकलिंग जो है ये इन्हीं बैक्टीरिया के हेल्प से होती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, इसलिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे। अब जो यू बैक्टीरिया में जो सबसे बड़ा ग्रुप जो बनता है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बनता है। कीमोसिंथेसिस करने वाले और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया का नंबर कम है एज कम्पेयर टू हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे बड़ा ग्रुप इन्हीं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बनता है, और उसमें से भी ज़्यादातर डिकम्पोजर्स हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया में आपको डिकम्पोजर्स मिलेंगे। डिकम्पोजर्स यानी कि सेप्रोट्रॉफ्स, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। उन सेप्रोट्रॉफ्स के अलावा आपको मिलेंगे पैरासाइट्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में उनकी बॉडी में पैरासाइट की फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। अब अगर इन बैक्टीरिया की हम लोग बात करें तो इनसे जो अलग अलग कंसेप्ट हम लोग को स्टडी करने हैं। देखो बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी है जो इन बैक्टीरिया के थ्रू ही बनाई जाती है। अब एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है। जैसे समझो आपको कोई डिजीज़ हो गया, बैक्टीरियल डिजीज़, टीबी हो गया, तो उस टीबी को क्योर करने के लिए हम पेशेंट्स को देते हैं एंटीबायोटिक्स। तो काफ़ी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इवन इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी है इसके बारे में, 12th एनसीईआरटी में है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी और उसको किसने डिस्कवर किया था। तो कमेंट सेक्शन में आओ
और मुझे इसके बारे में आप बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी और उसको डिस्कवर किसने किया था। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उसको कहा गया था वंडर ड्रग, उस एंटीबायोटिक को वंडर ड्रग कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने के अलावा बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये आपको रूट्स में देखो, आपको इस तरह के नोड्स दिख रहे होंगे, ये नोड्स मतलब कि गांठे टाइप थोड़ा। तो ये जो नोड्स होते हैं ना, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये देखो आप यहाँ पे ये सारे के सारे नोड्स हैं। ये नोड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम नाम का एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो इस तरह के नोड्स बनाता है, लेकिन लेग्यूम रूट्स में। कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी इस तरह के नोड्स दिखाई देते हैं। इन सब के बारे में आपको जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें दे रखी है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म उन्होंने प्लांट फिजियो में समझा रखा है। और अगर आपको पढ़ना हो तो मैंने ये वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के, तो आपको नीचे डिटेल सेक्शन में या फिर ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सब स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो जैसा मैंने बोला कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पैरासिटिक है, यानी वो पैथोजेंस का काम करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस मतलब डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ करते हैं। तो प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में बैक्टीरिया पैरासाइट्स की तरह रहता है और डिजीज़ कॉज करता है। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, आपको पता ही होगा। ऑरेंज सिट्रस फ्रूट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से ऑरेंज इन्फेक्टेड है विद सम बैक्टीरिया। इस कंडीशन को कहा जाता है सिट्रस कैंकर। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज सिट्रस कैंकर। सिट्रस बिकॉज ये सिट्रस प्लांट्स में होती है, इसलिए सिट्रस कैंकर। और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है और आपको याद रखना है, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि बताइए इसमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आंसर होगा सिट्रस कैंकर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को इग्नोर नहीं करनी है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली फार्म एनिमल्स में भी जब डिजीज़ स्प्रेड होती है तो एक साथ बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और ये कॉन्टेमिनेशन की वजह से एक से दूसरे एनिमल्स में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ एंथ्रेक्स का। अगेन क्लास 12th एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, इस चैप्टर में है नहीं, आपको ध्यान रखना है। एंथ्रेक्स एक कंडीशन है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरियल डिजीज कौन कॉज करता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है फार्म एनिमल्स में। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक साथ सारे एनिमल्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एंथ्रेक्स इतना जल्दी स्प्रेड होता है। उसके अलावा जो पेट्स होते हैं, उन पेट्स में भी बैक्टीरियल डिजीजेस काफ़ी कॉमन है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स में तो एक बहुत लंबी लिस्ट है बैक्टीरियल डिजीज़ की। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कोलेरा, ठीक है। विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि कोलेरा कॉज करता है, बहुत जल्दी वाइड स्प्रेड होता है। ये बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि जहाँ पर सैनिटेशन और हाइजीन प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पानी में ये कोलेरा ग्रो होता है, और उस कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से जो पूरा गांव या टाउन जो वहाँ से पानी पीता है, वो सब एक साथ बहुत बीमार होने लगता है। तो कोलेरा का बेसिकली आउटब्रेक होता है और एक साथ बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आते हैं। उसके अलावा टाइफाइड फीवर आता है, आपको पता ही होगा। एब्डोमिनल पेन होता है, और साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। देखो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये सब कुछ आपको क्लास 12th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ पर स्टडी करना होगा ये। उसके अलावा एक एग्जाम्पल है टेटनस का। टेटनस एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई करके। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि इसको कॉज करता है, टेटनस को। चलिए फिर और देखते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो दूध होता है उस दूध से दही बनता है, और ये फॉर्मेशन भी बैक्टीरिया के थ्रू हेल्प से होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं उनको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब हम सोच रहे होंगे कि सर ये बैक्टीरिया मिल्क में आए कैसे? तो देखो ये मिल्क अपने आप पड़े पड़े दही नहीं बनता। बेसिकली क्या होता है कि हम उस मिल्क में थोड़ा सा दही लेकर उस मिल्क में डाल देते हैं, जिसको कहा जाता है इनोक्यूलम। वो जो आपने थोड़ा सा दही आप कभी अपनी मदर को या
देखना दही जमाते हुए, वो क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही लेकर उस दूध में डाल देते हैं, उसको इनोक्यूलम कहा जाता है। वो थोड़ा सा जो आपने दूध दही लिया है, और अब दही में पहले से प्रेजेंट थे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पूरे मिल्क में जाकर उस पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एसिड्स का प्रोडक्शन करेंगे, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम ही ऐसा है, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। अब जैसे एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, वहाँ जो पीएच है वो कम हो जाएगा। पीएच कम होने से क्या होगा, जो मिल्क में प्रोटीन होता है वो मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है। मिल्क प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट, और कोएगुलेशन होते ही ये इनका पार्शियल डाइजेशन शुरू होने लगता है। जैसे मिल्क प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन होता है, ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप ऐसा समझ लो कि ये मिल्क लिक्विड रहता है, कर्ड सेमी सॉलिड है, तो सेमी सॉलिड उस कोएगुलेशन की वजह से ही ऐसा हुआ है। वो जो हमने इनोक्यूलम डाला था, उस इनोक्यूलम में मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस दूध को कन्वर्ट कर देते हैं दही में। और इसका एक और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। मिल्क में विटामिन B12 इतना नहीं होता जितना कर्ड में प्रेजेंट है, तो ये जो चेंज आया है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से आया है। तो विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है कर्ड। चलिए फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो दोनों ही सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपने सुना ही होगा बाइनरी फिजन के बारे में। एक सिंगल सेल के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए डबल हो जाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, डीएनए डबल होने के बाद में सेल डिवाइड हो गया, और सेल डिवाइड होने के बाद में दोनों के पास अपना अपना डीएनए आ गया। यानी बेसिकली आप इसको सिंपल माइटोसिस बोल सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने एक पिक्चर दे रखा है जिसमें इन्होंने शो कर रखा है कि किस तरह से एक सिंगल बैक्टीरिया फ्यूजन होने के बाद में दो में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो, ये धीरे धीरे ये दो बन रहे हैं, दोनों के पास अपना डीएनए आ गया ये, और यहाँ पर अब धीरे धीरे ये इस तरह से होते होते दोनों बाद में अलग से डिवाइड हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। देखो क्या होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन यानी वो कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस केस में क्या करता है बैक्टीरिया, अपने चारों तरफ एक बहुत ही रिजिड वॉल बना लेता है। और अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पोर। ये बीच में आप ऐसा समझ लो कि ये बैक्टीरिया, और इसने अपने चारों तरफ ये पूरी एक रिजिड वॉल बना ली। नाउ दिस वॉल इज रेजिस्टेंट, बहुत रेजिस्टेंट वॉल है ये, काफ़ी रिजिड रहता है ये, और ये वॉल के अंदर ये बैक्टीरिया बहुत इजीली सर्वाइव कर लेता है। जो इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है इसके आसपास, वो इस बैक्टीरिया का कुछ ऐसा खास बिगाड़ नहीं पाता। ठीक है, और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे अब इस स्पोर के अंदर ही डिवाइड होने लगता है, और डिवाइड होकर ये मल्टीपल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होगा कि जैसे ही वापस फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आते ही ये स्पोर का जो वॉल है वो टूट जाएगा, और इसके अंदर से बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर निकल आएंगे। आपने एक टर्म पढ़ा होगा डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, अगर आपको याद हो तो। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो, जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उस डिसइंफेक्शन में जितने भी लिविंग बैक्टीरिया हैं वो सारे लिविंग बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है वहाँ पे, क्योंकि डिसइंफेक्शन कर रहे हो तो अनफेवरेबल कंडीशन है, तो कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्पोर्स का डिसइंफेक्टेंट्स कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ये सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि स्टरलाइजेशन, जब हम बोलते हैं कि स्टरलाइज कर दिया गया है इसको पूरा, तो इस स्टरलाइजेशन में ना तो कोई लिविंग बैक्टीरिया बचता है और ना ही कोई स्पोर, यानी कि स्पोर्स भी अगर वहाँ प्रेजेंट है तो उनको ख़त्म कर देते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन की हेल्प से, क्योंकि डिसइंफेक्शन में स्पोर्स बच गए। फिर जैसे ही डिसइंफेक्शन का असर खत्म होने लगता है, ये स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और ये वापस डिवाइड होकर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये फ़र्क होता है डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कुछ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है, और इसमें बेसिकली देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से डीएनए निकल कर दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करता है, और ये काम करता है पिलाई। आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके बैक्टीरिया के सरफेस पे जो अपेंडेजेस होते हैं उसमें पिलाई, जिसका सिंगुलर होता है पाइलस, सीलिया और फ्लैजिला रहते हैं। तो पिलाई का फंक्शन क्या है बेसिकली, ये देखो ये पिलाई, ये जो पाइलस है ये कनेक्ट कर लेगा दो बैक्टीरिया को, ठीक है। और अब ये जो प्लाज्मिड दिखा रखा है मैंने आपको, प्लाज्मिड आप सबको पता होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है बैक्टीरिया का। ये प्लाज्मिड अब यहाँ पर इस पिलाई की हेल्प से, अब देखो ये पिलाई, फिर धीरे धीरे दोनों बैक्टीरिया काफ़ी करीब आ जाते हैं, और काफ़ी करीब आने के बाद में इस प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड निकल कर इस बैक्टीरिया में चला गया, आ गया। अब वापस ये दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर और यहाँ पे बन गए। समझो यहाँ पर देखो कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है, एक इसी सेल में रह जाएगा और एक इस सेल में आ जाएगा बैक्टीरिया में। बाद में ये दोनों बैक्टीरिया इसी जो एक सिंगल स्ट्रैंड है उसके चारों तरफ उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाकर वापस 2 स्ट्रैंड वाला प्लाज्मिड बना देंगे। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सबसे लास्ट में बात करते हैं अब हम माइकोप्लाज्मा की। तो हमने आर्की बैक्टीरिया देख लिया, यू बैक्टीरिया देख लिया, अब हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सबसे खास बात पता है क्या है, ये वो बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल नहीं होता, एक बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। अब तक हमने जितने भी बैक्टीरिया स्टडी किए उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, बट रिमेंबर माइकोप्लाज्मा आर डिवॉइड ऑफ एनी सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ये जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें सबसे छोटा अगर कोई सेल है तो वो माइकोप्लाज्मा का सेल रहते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर माइकोप्लाज्मा की साइज से काफ़ी छोटा होता है वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, ये सारे काफ़ी छोटे होते हैं माइकोप्लाज्मा से। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ ये काफ़ी छोटे हैं माइकोप्लाज्मा से, बट ये तीनों जो है ये असेल्युलर है, ठीक है। ये आउटसाइड दी होस्ट नॉन लिविंग होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे लिविंग सेल्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स माइकोप्लाज्मा ही कहोगे आप। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऐसा है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन नहीं भी अवेलेबल है तो भी माइकोप्लाज्मा इजीली सर्वाइव कर लेता है। और यही कारण है कि माइकोप्लाज्मा बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजन का काम करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में माइकोप्लाज्मा के एग्जांपल्स वगैरह में नहीं जाऊँगा, लिमिटेड रखेंगे हम अपने आप को एनसीईआरटी तक, और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे ऐसे कंसेप्ट जो दूसरी एनसीईआरटी क्लास 12th की या 11th की किसी और चैप्टर्स में दे रखे हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।